नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सालों तक लोगों को हैरान किया है, रोमांचित भी किया है। पैन एम फ्लाइट 914। हाँ, पैन एम 914। सोचिए, एक हवाई जहाज जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा और फिर अचानक गायब हो गया। और फिर कमाल देखिए, सिर्फ 37 साल बाद वेनेजुएला में फिर से प्रकट होने के लिए। वाकई ये सुनने में किसी फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? गायब होना, फिर दशकों का गैप और फिर वो रहस्यमयी वापसी। ये ऐसी चीजें जो फौरन ध्यान खींच लेती हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की पड़ताल हम कर रहे हैं एक विकिपीडिया लेख के जरिए। ये लेख इसे एक अर्बन लेजेंड यानी एक शहरी किंवदंती के तौर पर देखता है। अर्बन लेजेंड। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इस सनसनीखेज दावे की तह तक जाना और जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर यह पता लगाना कि आखिर सच क्या है। सही बात है। क्या ये वाकई कोई टाइम ट्रैवल का अनसुलझा मामला है या फिर कहानी कुछ और ही निकली? चलिए देखते हैं, इस पहेली की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 एक डगलस DC-4 विमान था। DC-4, हाँ। ये न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट, जो तब आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट कहलाता था, वहां से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फ्लाइट की तरह। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब असामान्य क्या हुआ? असामान्य ये हुआ कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब। एकदम से। हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कांटेक्ट टूट गया। फिर वही हुआ जो होता है, बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू हुए। समुद्र में, जमीन पर, हर जगह तलाशी हुई। लेकिन विमान का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना सिग्नल, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। जैसे विमान हवा में ही कहीं घुल गया हो। बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और मिस्ट्री है। लेकिन कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो तो अभी बाकी है ना? वो 37 इयर्स बाद वाला। हाँ, बिल्कुल। यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि पूरे 37 साल बाद, तारीख थी 9 सितंबर 1992। 37 साल? हाँ, कुछ सोर्सेज में थोड़ा फर्क में मिलता है, कहीं 30 साल भी कहते हैं, पर ज्यादातर 37 साल का जिक्र है। तो 1992 में वेनेजुएला के कराकास में साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रडार पर अचानक एक अनजान विमान दिखता है। अचानक? मतलब बिना किसी वार्निंग के? ये तो किसी भी एयरपोर्ट के लिए बहुत ही अजीब और चिंता की बात है। बिल्कुल। कंट्रोलर्स ने फौरन उस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की। जब संपर्क हुआ तो पायलट की आवाज सुनाई दी और आवाज में घबराहट थी, कंफ्यूजन था। कंट्रोलर ने पूछा कि भैया आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? पायलट का जवाब वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? क्या? मतलब 37 साल बाद पायलट को लग रहा है कि वो अभी भी 1955 में है और अपनी उसी ओरिजिनल फ्लाइट पर है। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि इतने साल बीत गए और वो हजारों मील दूर वेनेजुएला में है। हाँ, ठीक यही स्थिति। कंट्रोलर ने पायलट को बताया कि आप कराकास वेनेजुएला के ऊपर हैं और आज की तारीख 9 सितंबर 1992 है। ये सुनकर पायलट की घबराहट और बढ़ गई। जाहिर है, आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या बीती होगी उस पर। कहानी के हिसाब से विमान ने कराकास एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, लेकिन लैंडिंग भी थोड़ी अजीब थी, रफ थी। प्लेन रुका, ग्राउंड क्रू और सिक्योरिटी वाले उसे घेरने के लिए बढ़े। टावर से पायलट को बोला जा रहा था कि वहीं रुके रहो, लेकिन तभी पायलट ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, नहीं, हमसे दूर रहो, हम जा रहे हैं। अरे! और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट ने विमान के इंजन फिर से फुल थ्रॉटल पर किए, टैक्सीवे पर ही रफ्तार पकड़ी और बिना किसी इजाजत के दोबारा उड़ गया। दोबारा टेक ऑफ। वहीं से? इतना सब होने के बाद ये तो कहानी को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। हाँ, और ये किंवदंती, ये लेजेंड खत्म ऐसे होती है कि कुछ घंटों बाद वही पैन एम फ्लाइट 914 आखिरकार अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन यानी मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर जाती है। वाह, जैसे वो 37 साल का सफर बस कुछ घंटों में ही सिमट गया हो। बिल्कुल। ये कहानी, उफ, इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, रहस्य है, साइंस को चैलेंज करने वाले एलिमेंट्स हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि इसने इतनी अटकलों को, इतनी थ्योरीज को जन्म दिया होगा, खासकर वो टाइम ट्रैवल और वर्म होल वाली बातें। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट फोरम्स पर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वेबसाइट्स पर यह कहानी सालों तक छाई रही। लोग तर्क देते थे
कि जरूर विमान किसी टाइम वॉर्टेक्स या वर्म होल में फंस गया होगा जिसने उसे सीधा भविष्य में फेंक दिया। ये आइडिया कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है और ये विमान उसका जीता जागता सबूत है, ये बहुत लुभावना लगता है ना? हाँ, ये है तो ये ह्यूमन नेचर है। हम अनजानी रहस्यमय चीजों की तरफ खिंचते हैं। ऐसी कहानियां हमारी कल्पना को जैसे पंख लगा देती हैं, हमें रोजमर्रा की दुनिया से परे सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा इमोशंस और रोमांस से हटकर सिर्फ तथ्यों की तरफ देखें तो इस कहानी की बुनियाद क्या है, ये आई कहां से है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी के लिए सबूत भी तो वैसे ही होने चाहिए। क्या 1955 में या 1992 में ऐसी किसी घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है? न्यूज़पेपर्स में, एयरलाइन के रिकॉर्ड्स में, कहीं भी? और देखिए, यहीं पर कहानी का जो ताना बाना है वो उधड़ना शुरू हो जाता है। हमारा सोर्स यानी विकिपीडिया लेख और जो दूसरे सोर्सेज वो साइट करता है वो बताते हैं कि इस पूरी कहानी का जो ओरिजिन है वो एक टैबलॉइड अखबार है। टैबलॉइड? कौन सा? नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़। ये कहानी पहली बार 1985 में इसी अखबार में छपी थी। वीकली वर्ल्ड न्यूज, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन क्या ये कोई भरोसेमंद सोर्स है? भरोसेमंद? बिल्कुल नहीं। असल में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ अमेरिका का एक ऐसा टैबलॉइड था जो अपनी झूठी, मनगढ़ंत और हद दर्जे की सनसनीखेज कहानियों के लिए ही बदनाम था। अच्छा। एलियंस नेताओं को किडनैप कर रहे हैं, बिग फुट पकड़ा गया, चमत्कारी इलाज मिल गया, टाइम ट्रैवल हो गया, ये सब उनका रोज का मसाला था। उनका मकसद खबर देना था ही नहीं, उनका मकसद था चौंकाने वाली कहानियां बेचकर पैसा बनाना। तो मतलब कहानी का जन्म ही उस जगह हुआ जहां सच की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ सेंसेशन बिकता था। हाँ, सारे संकेत तो यही बताते हैं। तो मतलब ये कहानी शुरू से ही फिक्शन थी, एक टैबलॉइड की उपज। अच्छा। सारे संकेत इसी ओर इशारा करते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने क्या किया, इस कहानी की पॉपुलैरिटी को देखा और उसे भुनाने के लिए थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ 1993 में और फिर 1999 में दोबारा छापा। दोबारा? हाँ, हर बार छपने पर कहानी थोड़ी और बदल जाती, उसमें नए मसाले जुड़ जाते और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती। फिर जब इंटरनेट आया तब तो इसे वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी। एक टैबलॉइड की गढ़ी हुई कहानी एक ग्लोबल अर्बन लेजेंड बन गई। ये तो कमाल है कि एक ऐसे सोर्स से निकली कहानी इतनी फैल गई। क्या कहानी के साथ कोई तस्वीर वस्वीर भी दी थी इन लोगों ने अपने आर्टिकल्स में? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के आर्टिकल्स में अक्सर एक विमान की तस्वीर इस्तेमाल की जाती थी जिसे वो फ्लाइट 914 बताते थे। लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो तस्वीर पैन एम के किसी DC-4 विमान की थी ही नहीं। वो असल में एयर फ्रांस के एक DC-4 विमान की स्टॉक फोटो थी जो सालों पहले ली गई थी। अच्छा, स्टॉक फोटो? हाँ, उस तस्वीर का पैन एम 914 की कथित घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे सिर्फ कहानी को थोड़ा विश्वसनीय दिखाने के लिए चिपका दिया गया था। वाह, मतलब तस्वीर भी झूठी। ये तो इस कहानी के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा है। बिल्कुल। और जब हम और गहराई में जाते हैं और असली सबूतों को खंगालते हैं तो कहानी पूरी तरह से ढह जाती है। कई ठोस वजह है ये मानने की कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। 1955 में अगर पैन एम का कोई विमान जिसमें 62 लोग हों न्यूयॉर्क से उड़ने के बाद गायब हो जाए, हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर होती। ये उस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक होती। अखबारों में, टीवी पर हर जगह इसका जिक्र होता। और सबसे बढ़कर अमेरिकी सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड CAB, जो उस वक्त अमेरिका में ऐसी हर विमान दुर्घटना या घटना की ऑफिशियल जांच एजेंसी थी। हाँ, CAB। उसकी रिपोर्ट्स में इसका पूरा ब्यौरा होता। लेकिन 1955 या उसके आसपास के किसी भी भरोसेमंद न्यूज आर्काइव में या CAB की किसी भी रिपोर्ट में पैन एम फ्लाइट 914 जैसी किसी भी घटना का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। जीरो। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये वाकई एक बहुत बहुत वजनदार पॉइंट है। इतनी बड़ी घटना हो और उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, ये लगभग नामुमकिन है अगर वो सच में हुई होती।
दूसरा बड़ा सबूत मिलता है विमान के रिकॉर्ड से। डगलस DC-4 विमानों का पूरा प्रोडक्शन इतिहास मौजूद है। कुल 1244 DC-4 बने थे। एविएशन हिस्टोरियंस और डेटाबेसेस हैं, जैसे एविएशन सेफ्टी नेटवर्क है, टोनी ईस्टवुड की प्रोडक्शन लिस्ट है। हाँ, ये सब ट्रैक रखते हैं। ये इन सभी विमानों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। इन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स में पैन एम या किसी भी दूसरी एयरलाइन के किसी भी DC-4 विमान के 1955 में इस तरह गायब होने और फिर दशकों बाद लौटने का कोई जिक्र नहीं है। सही बात। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के अपने इंटरनल एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिकॉर्ड्स में भी फ्लाइट 914 जैसी कोई एंट्री नहीं है। मतलब जिस विमान की कहानी सुनाई जा रही है उसका या उस घटना का कोई अस्तित्व ही दर्ज नहीं है। तो न घटना का कोई उस जमाने का रिकॉर्ड, न उस तथाकथित विमान के इतिहास में कोई सबूत, और तस्वीर भी गलत। क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग संस्थाओं का निष्कर्ष। आजकल जब कोई कहानी वायरल होती है तो कई ऑर्गेनाइजेशंस उसकी सच्चाई परखते हैं, है ना? हाँ, फैक्ट चेकर्स। तो snopes.com जो ऑनलाइन अफवाहों और अर्बन लेजेंड्स की पड़ताल के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, और AFP फैक्ट चेक जो एक बड़ी न्यूज एजेंसी की फैक्ट चेकिंग विंग है, इन दोनों ने पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी की गहराई से जांच की है। और उनका क्या कहना है? दोनों का निष्कर्ष एक ही है, ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, एक मिथक है जिसका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं है। इसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने गढ़ा था और ये वहीं तक सीमित है, एक काल्पनिक कहानी। तो फिर इसका मतलब तो साफ है, सारी उपलब्ध जानकारी, सारे फैक्ट, सारे रिकॉर्ड्स सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। पैन एम फ्लाइट 914 की ये रोमांचक, रहस्यमयी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जिसमें टाइम ट्रैवल का तड़का भी है, वो असल में शुरू से आखिर तक झूठी है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। आखिर ऐसी शहरी किंवदंतियां क्यों पनपती हैं? क्यों ये इतनी पॉपुलर हो जाती हैं और सालों साल बल्कि दशकों तक जिंदा रहती हैं, जबकि उनके सच होने का कोई सबूत नहीं होता, बल्कि उनके झूठे होने के ढेरों सबूत होते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आखिर क्यों लोग ऐसी अविश्वसनीय कहानियों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेते हैं, या कम से कम उनमें दिलचस्पी तो लेते ही हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद, जैसा हमने पहले कहा, रहस्य और अनसुलझे सवालों के प्रति हमारा एक स्वाभाविक मानवीय आकर्षण है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सामान्य दिखने वाली दुनिया के परे भी कुछ है? क्या टाइम ट्रैवल, एलियंस, भूत प्रेत जैसी चीजें सच हो सकती हैं? ऐसी कहानियां हमारी इसी जिज्ञासा को कहीं ना कहीं शांत करती हैं, भले ही वो झूठी हो। वो हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो ज्यादा रोमांचक, ज्यादा रहस्यमयी लगती है। और शायद कहानी कहने की जो कला है उसका भी इसमें बड़ा हाथ है ना? पैन एम 114 की कहानी में एक ड्रामा है, एक सस्पेंस है जो किसी को भी बांध सकता है। निश्चित रूप से कहानी सुनाना और सुनना, ये तो मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी जिसमें इमोशनल उतार चढ़ाव हो, रहस्य हो, वो सूखे तथ्यों से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। सही है। पैन एम 114 की कहानी में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो उसे यादगार बनाते हैं, बार बार सुनाने लायक बनाते हैं। और आज का जो डिजिटल युग है, जहां जानकारी चाहे सच्ची हो या झूठी बिजली की रफ्तार से फैलती है, वहां ऐसी कहानियों का वायरल होना और भी आसान हो गया है। एक क्लिक और कहानी दुनिया भर में। तो ये पूरा मामला हमें सिखाता क्या है? आज के सुनने वाले के लिए इसका क्या महत्व है? ये हमें सिखाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व के बारे में। सूचना साक्षरता और आलोचनात्मक सोच। हाँ, ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। आज हम सचमुच जानकारी के एक महासागर में जी रहे हैं। हर तरफ से हम पर इंफॉर्मेशन की बमबारी हो रही है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ वेबसाइट्स पर। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पढ़ी या सुनी हुई बात सच नहीं होती, खासकर वो बातें जो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज लगें, चौंकाने वाली या अविश्वसनीय लगें। बिल्कुल, हमें हमेशा सोर्स पर सवाल उठाना चाहिए। ये जानकारी आ कहां से रही है? क्या ये सोर्स भरोसेमंद है? क्या इस दावे का कोई और सबूत है? जैसा कि कहा जाता है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। पैन एम 914 की कहानी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी दावा था, लेकिन उसके पक्ष में एक भी भरोसेमंद सबूत नहीं मिला, बल्कि सारे सबूत उसके खिलाफ गए। सही कहा।
ये कहानी एक तरह से केस स्टडी है कि कैसे अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां सच का चोला पहन लेती हैं और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन साथ ही शक करने और सवाल पूछने की आदत भी डालनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी दिलचस्प है या हम चाहते हैं कि वो सच हो, वो सच नहीं हो जाती। ये जानना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कैसे भ्रामक जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है और सच मानी जा सकती है, खासकर जब वो भावनात्मक रूप से अपील करती हो। पैन एम 914 की कहानी दिखाती है कि कैसे एक टैबलॉइड की कल्पना दशकों तक जीवित रह सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मिथक गढ़ने और उसे बनाए रखने की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है, खासकर जब उसमें रहस्य और रोमांच का वो मजबूत मिश्रण हो। तो आज हमने पैन एम फ्लाइट 914 के इस रहस्यमय कहानी की गहराई से छानबीन की। हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध थे, विकिपीडिया लेख और उसके हवाले दिए गए स्रोत, उनके सावधानी पूर्वक विश्लेषण के आधार पर हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक बेहद दिलचस्प और आकर्षक शहरी किंवदंती तो जरूर है। हाँ, आकर्षक तो है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से फैक्ट्स के आधार पर यह पूरी तरह निराधार है। ना तो कोई पैन एम DC-4 विमान 1955 में ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, और ना ही वो 30 या 37 साल बाद वेनेजुएला या मियामी में दोबारा प्रकट हुआ। ये सिर्फ एक टैबलॉइड की उपज है। और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है। ये सोचना दिलचस्प है कि ऐसी और कौन सी कहानियां, मिथक या शहरी किंवदंतियां हैं जो सबूतों के अभाव या खंडन के बावजूद हमारे समाज में न केवल जिंदा हैं बल्कि फल फूल रही हैं। हाँ, ऐसी बहुत सी होंगी। और शायद इससे भी गहरा सवाल ये है कि हम इंसान होने के नाते अक्सर ऐसी कहानियों में विश्वास क्यों करना चाहते हैं, भले ही सारे तथ्य उनके विपरीत हों। क्या ये हमारी रहस्य की जरूरत को पूरा करता है? क्या ये दुनिया को कम साधारण और ज्यादा जादुई बनाने की हमारी एक अवचेतन इच्छा को दिखाता है? ये सवाल शायद ह्यूमन साइकोलॉजी और हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं।